भी साथी यहाँ आए हैं, मैं आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूँ, आप सबका धन्यवादी हूँ, आप सबका आभारी हूँ। साथियों, आज आप सबको बुलाने का जो मेन मुद्दा है वो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा की जो आबादी है उसका तकरीबन 65% से ज्यादा आबादी आज युवाओं की, और हरियाणा के युवा आज कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार के, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी हर तरीके से पीड़ित हैं। और हरियाणा में आज बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है। आप हर गांव में जाकर देखोगे, हर गांव में, किसी गांव में 20, किसी में 30, किसी में 40 बच्चे नौजवान बेरोजगार हैं। उनको रोजगार की उम्मीद है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। साथियों, सबसे बड़ी बात, आज पूरे देश में 28 राज्य है। 28 राज्यों में केवल मात्र हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें एचपीएससी का चेयरमैन हरियाणा का ना होकर बल्कि बिहार का है। जबकि जाहिर सी बात है कि अगर हम देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो ऐसा तो होता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति आके हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाए, या हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का सवाल होता है तो ऐसा नहीं होता कि पश्चिम बंगाल का व्यक्ति आके हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाए। गांव के सरपंच का चुनाव होता है तो ऐसा नहीं कि दूसरे गांव का व्यक्ति किसी दूसरे गांव में जाके सरपंच बन जाए। तो आज हरियाणा के ऊपर, हरियाणा सरकार के ऊपर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको हरियाणा के एचपीएससी का जो चेयरमैन है वो बाहर का लगाना पड़ा है, जो बिहार का लगाना पड़ा है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? मेरा पहला सवाल तो हरियाणा सरकार से ही है। और दूसरी ये मांग भी है कि एचपीएससी का चेयरमैन, हरियाणा की 3 करोड़ की आबादी है, 3 करोड़ की आबादी में क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति, काबिल व्यक्ति, पढ़ा लिखा नहीं है जो हरियाणा के एचपीएससी के चेयरमैन के पद के ऊपर बिठाया जाए? और मैं मांग करता हूं सरकार से कि सरकार इस बाहर के एचपीएससी के चेयरमैन को तुरंत बर्खास्त करके कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश का कोई योग्य व्यक्ति एचपीएससी का चेयरमैन लगाया जाए। दूसरा, जब से ही एचपीएससी के चेयरमैन हरियाणा में लगे हैं, आप जितनी भी ग्रुप ए की नौकरियां हो चाहे बी की नौकरियां हो, आप सबको उठाकर देखोगे तो 60 से 80% नौकरियां हरियाणा के युवाओं को न मिलकर बल्कि बाहर प्रदेशों के जो युवा उनको दी जा रही है, जिनके ऊपर हरियाणा के युवाओं का हक है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के युवा के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा दुर्व्यवहार है। और हरियाणा के युवाओं का हक बाहर के प्रदेशों को जो मिल रहा है वो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि आज हरियाणा के युवा को रोजगार की जरूरत है। और हरियाणा की नौकरियों में ऐसा भी कोई कानून पास किया जाए कि केवल हरियाणा के ही लोग लगे। हम ऐसा तो नहीं कहते कि हमारे हमारी नौकरियों में बाहर के व्यक्तियों को आप यहाँ लाकर बिठाइए। तो मेरी सरकार से मांग है कि हरियाणा की जितनी भी नौकरियां हैं, चाहे ग्रुप ए की हो, बी की हो, सी की हो, डी की हो, जितनी भी, सब में हरियाणा प्रदेश के युवाओं का चयन किया जाए, हरियाणा के युवाओं को उनमें मौका दिया जाए, क्योंकि 60 से 80% नौकरी बहुत ज्यादा हो जाती है। पीछे आपने देखा होगा असिस्टेंट इंग्लिश प्रोफेसर का जो भर्ती का जो रिजल्ट आया, तकरीबन 615 के आसपास पोस्ट थी, उसमें से मात्र 151 बच्चों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। बाकी की सभी पोस्टें आज भी खाली पड़ी हैं। और उनके अंदर भी एक नया नियम बना दिया कि 35% मार्क्स चाहिए बच्चों को। जबकि हमारे बच्चे ऐसे हैं जो आज धरनों पर भी बैठे हैं, जिन बच्चों ने गोल्ड मेडलिस्ट है, उन बच्चों को क्या 35% भी नंबर नहीं आए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक जालसाजी के तरीके से कहीं ना कहीं 15 क्वेश्चन बना दिए, जिसमें एक क्वेश्चन 10 नंबर का था, और उनमें 10 नंबर के क्वेश्चन में से 10 नंबर में से किसी को 2 नंबर दिए, किसी को 1 नंबर दिए, जो बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं ये साजिश थी उन बच्चों को इस असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से बाहर करने की। और जो 151 बुलाए हैं उनमें से भी केवल मात्र 8 से 10% हरियाणा के हैं, बाकी सब बाहर के। ये बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। दूसरा, हमारे साथी जो कंप्यूटर साइंस के पीजीटी के साथी हैं, 2019 में हरियाणा सरकार ने नौकरियां निकाली कि कंप्यूटर साइंस के पीजीटी टीचर लिए भर्ती किए जाएंगे 1410 के आसपास, लेकिन वहां कोई भर्ती नहीं हुई, बल्कि 2023 में उनको बढ़ाकर 1700 पोस्ट कर दी कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों को लिया जाएगा। 2025 जून 2025 में कंप्यूटर साइंस का बच्चों का पेपर लिया गया पंचकूला में, लेकिन आज भी उन बातों को 8-9 महीने हो गए, उनका रिजल्ट नहीं आया। वो कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं, जो भारत सरकार स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया बनाने जा रही है, आज हरियाणा प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं, आप उनमें जाकर देखोगे कंप्यूटर साइंस के पद सारे खाली पड़े हैं। तो डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया कहां से बनेगा जब कंप्यूटर साइंस के पद खाली पड़े हैं? और वो बच्चे आज इतने परेशान हैं क्योंकि उनको 2019 में भर्ती निकाली थी, आज 2026 आ चुकी। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर मानसिक प्रताड़ना भी है, उनके ऊपर आर्थिक प्रताड़ना भी है। आज वो बच्चे इस बात से परेशान है, कहीं ना कहीं उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। कल को सरकार उनको भी कहीं ना कहीं उम्र का बहाना बनाकर बाहर करने का काम करेगी। और मुझे लगता है कि सरकार इस बात से डर गई है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार सरकार ने किया, आज वो बच्चे
सारे धरने पर बैठे हैं और सरकार नहीं चाहती कि कंप्यूटर साइंस का अगर रिजल्ट निकाल दोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे भी उनके साथ, क्योंकि दुर्व्यवहार तो उनके साथ भी हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की ये भी साजिश है, इसमें भी बाहर के बच्चों को कहीं ना कहीं लिया जाएगा, इसलिए उन बच्चों का रिजल्ट, कंप्यूटर साइंस के बच्चों का पीजीटी का रिजल्ट सरकार नहीं निकाल रही है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत कंप्यूटर साइंस के जो बच्चों का जो कितने सालों से लंबित रिजल्ट है उसको सरकार तुरंत निकाले और जल्दी से जल्दी उन साथियों को भर्ती किया जाए ताकि उनका घर चले, उनका रोजगार मिले, उनको उनका परिवार चले। बीजेपी के नेता हों चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे कि भारत का कोई भी जो विद्यार्थी है वो हरियाणा में जॉब कर सकता है और उनको ये हाथी नहीं, जॉब कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। हरियाणा प्रदेश में जो भी नौकरी लग रहे हैं उनमें से 60 से 80% बाहर के लग रहे हैं। तो हरियाणा में अगर बाहर के लगेंगे तो हरियाणा का युवा कहां जाएगा? सवाल तो ये है। आज हरियाणा प्रदेश की आबादी का 70% के आसपास का हिस्सा युवाओं का है, तो वो हरियाणा प्रदेश का युवा कहां जाएगा? अगर बाहर के लोग यहाँ नौकरी लगेंगे, 100 में से अगर 70 नौकरियां बाहर की हैं तो हरियाणा का युवा कहां जाएगा? ऐसे में एचपीएससी चेयरमैन का यह भी कहना है कि जो हरियाणा के युवाओं में वो क्षमता नहीं है, या इसके साथ साथ यूनिवर्सिटियों पर भी सवाल खड़ा किया। हाँ, मैं इसी बात के ऊपर आ रहा था, आपने प्रश्न पहले पूछ लिया। एसपीएससी के चेयरमैन से जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के जो बच्चे मिलने गए तो उन्होंने हरियाणा सरकार की खामियां निकाली। उन्होंने कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छा माहौल नहीं है, आपके लेक्चर प्रोफेसर पढ़ाते नहीं है, आपके बच्चों को लिखना नहीं आता, आपके बच्चों को पढ़ना नहीं आता। लेकिन मैं चेयरमैन साहब को एक बात बताना चाहूंगा कि हरियाणा के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, वो भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि एचपीएससी के चेयरमैन को हरियाणा के युवाओं के ऊपर ऐसा आरोप लगाना बेबुनियाद है और सरकार के ऊपर भी ये सवालिया निशान है कि मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि 12 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर एचपीएससी का चेयरमैन आपकी यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को कह रहा है कि आपको कुछ आता नहीं, आपके कुछ लेक्चरर प्रोफेसर पढ़ाते नहीं है, तो इसका मतलब हरियाणा के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये उनकी नाकामी है। अगर उन्हीं के एचपीएससी के चेयरमैन ये बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, कांग्रेस बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी। कांग्रेस के ऊपर पिछले कई सालों से एक आरोप लगता रहा कि कांग्रेस का संगठन नहीं है। आज कांग्रेस अपना संगठन खड़ा करने जा रही है। हमारे जिला अध्यक्ष की लिस्ट पहले आ चुकी है, जिले की कार्यकारिणी की भी 2 दिन पहले एक लिस्ट आई है शहरी की। कल परसों तक आपके सामने ग्रामीण जिला इकाई की लिस्ट भी आ जाएगी और इसी महीने में प्रदेश कार्यकारिणी कांग्रेस पार्टी की जो स्टेट बॉडी की लिस्ट है वो भी इसी महीने में आ जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी जी 21 तारीख को जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है कुरुक्षेत्र में, वहां राहुल जी आ रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस का पूरा संगठन खड़ा हो जाएगा और फिर आप देखना कांग्रेस बयानबाजी तक नहीं, कांग्रेस सड़क से लेकर और संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करेगी। टाइम पे कोई रोस्ट नहीं होता, क्या है कोई रोस्ट की मांग रही, टाइम पे निकले, टाइम पे परिणाम निकले, टाइम के ऊपर ये प्रोसेस को बड़ा लंबा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कई बच्चे अवरेज क्या कहूँ, क्या मांग करेंगे रोस्टर तैयार किया जाए, फिक्स किया जाए टाइम? जी, मैं आपको जो कंप्यूटर साइंस के बच्चों को बता रहा था, उनको 7 साल हो गए, उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। 2019 में जो जॉब निकाली गई थी, आज तक उनकी भर्ती नहीं हुई है। तो ऐसी वो एक नहीं है, ऐसी हजारों नौकरियां हैं जो हरियाणा प्रदेश में युवाओं के साथ जिनमें दुर्व्यवहार हो रहा है। न तो किसी चीज का कोई टाइम है, न कोई स्थायी लिमिट है इनकी। मतलब हर जगह हरियाणा सरकार आज शिक्षा के मामले में पूरी तरह से फेल है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हुआ, जब उन्हीं का एचपीएससी का लगाया हुआ चेयरमैन उनके अंदर कमियां निकाल रहा है। हम तो चलो हो सकता है विपक्ष के लोग हैं, लेकिन उन्हीं का चेयरमैन, एचपीएससी का चेयरमैन जो बाहर का लाके बैठा रखा है, वो खुद ही कमी निकाल रहे। तो सरकार को मुझे लगता है कि इसमें तो शिक्षा मंत्री महिपाल जी को कैलेंडर की भी मांग करें। हाँ जी, बिल्कुल। हर चीज देखिए, आज मुझे लगता है कि हरियाणा में आप हकीकत मायने में देखोगे, बयानबाजी की बात नहीं है। आज हर गांव में इतने बेरोजगार युवा है। सरकार जब ये 2014 में जब ये बीजेपी के लोग आए तो पता नहीं कितने बड़े बड़े वादे किए, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज रोजगार तो कहीं है ही नहीं। आज जो रोजगार है उसको भी छीना जा रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है। तो युवा तो हरियाणा का इतना परेशान है, कहीं कोई सिस्टम नहीं है हरियाणा सरकार में। मुख्यमंत्री जी का नाम तो नायब है, लेकिन उनकी पेन की शाही गायब है। मुख्यमंत्री का नाम तो नायब है, लेकिन हरियाणा सरकार में अपराध कायम है। मुख्यमंत्री जी खुद पीछे, आपने वो वाईएस पूर्ण कुमार के मामले में देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे हाथ में तो चपरासी की बदली भी नहीं है। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है वो डम्मी मुख्यमंत्री है। वो कोई फैसला लेने में मुख्य रूप से कहीं ना कहीं हरियाणा में सरकार भी केंद्र से चल रही है। आज बीजेपी की एक पॉलिसी है, पूरे देश में कहीं ना कहीं बीजेपी हर जगह डम्मी मुख्यमंत्री बनाती है और इस देश को 4 ही लोग चला रहे हैं, मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी। इन 4 लोगों का ही बोलबाला है। आज गरीब मजदूर की बात मैं करूंगा आपके सामने एक और, जो मनरेगा की स्कीम 2006 में कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, वो मनरेगा रोजगार गारंटी की योजना थी, उनका काम का अधिकार था।
लेकिन 2006 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने उसको बड़े अच्छे तरीके से चलाया और सेंटर में केंद्र सरकार 90% उसकी फंडिंग करती थी, हरियाणा सरकार के ऊपर केवल मात्र 10% का बोझ था। आज 2014 से लेकर 2026 तक वो योजना बीजेपी सरकार भी चलाती रही, मनरेगा की योजना। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक हफ्ते पहले, उन्होंने कहा कि इसमें तो घोटाला है, गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है मनरेगा में। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, अगर इतना बड़ा घोटाला था, भ्रष्टाचार था, तो 2014 से लेकर 2026 तक आप क्यों चला रहे थे इसको? आपने क्यों 2014 में इसके अंदर जो कमियां थी वो दुरुस्त क्यों नहीं की? आज आप इसका नाम बदल दिया। अब बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो नाम बदलते ही वो सारी चीजें ठीक हो जाती है? अब इन्होंने नाम बदल दिया जी राम जी, हमें कोई राम के नाम से आपत्ति नहीं है, लेकिन राम का नाम लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम हम बड़े मान सम्मान से लेते हैं, लेकिन उन्होंने राम के साथ भी धोखा करने का काम किया है। राम का नाम लेकर जो केंद्र सरकार पहले मनरेगा में 90% फंडिंग करती थी, आज उसको घटाकर 60% कर दिया और 40% वजन जो है हरियाणा सरकार यानी स्टेट सरकारों के ऊपर डाल दिया। जो हरियाणा सरकार 10% फंडिंग नहीं कर पा रही थी, 10% फंडिंग नहीं कर पाई थी हरियाणा सरकार मनरेगा में, वो आज मुझे ये 40% फंडिंग कहां से करेगी? तो ये मनरेगा को जो खत्म करने की जो साजिश है, उस साजिश के लिए नई योजना लेकर आए हैं जी राम जी, ताकि इस मनरेगा को खत्म किया जाए, काम का अधिकार खत्म किया जाए। आज मजदूर गरीब बेचारा हताश है, निराश है, परेशान है, क्योंकि मनरेगा को भी जल्दी ही जिस तरीके से लग रहे हैं, क्योंकि जो 90% फंडिंग केंद्र सरकार करती थी, आज उसको घटाकर 60% कर दिया। रेगुलर जॉब की बजाय जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में ले जाए रोजगार पोस्टल बनते हैं, इसमें भी 3 से 4 महीने कुछ जगह चल रही है, तनख्वाह नहीं मिलती, पहले कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंटेशन पूरी, इस बात को भी पक्ष नहीं कर पा रहा है। नहीं, तनख्वाह भी नहीं मिल रही सर। दूसरी बात यह कि मनरेगा 2024 के अंदर 8 लाख लोगों ने पंजीकरण किया था 2024-25 के अंदर कि भाई हमें काम चाहिए मनरेगा के तहत, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि बीजेपी की सरकार केवल मात्र 2100 लोगों को रोजगार दे पाई। 8 लाख में से 2100 को रोजगार दे पाई। तो आज ये कह रहे हैं कि हम 125 दिन का नाम ले रहे हैं, 125 दिन कर दिया। अरे आप 100 दिन नहीं दे पा रहे थे तो बोलने को तो आप 125 क्यों चाहे 225 बोल दो, बोलने में क्या जाता है? बोलने में तो बीजेपी के लोग किसी को जाने नहीं देते हैं, जितने भी बड़े बड़े इनके भाषण। 2014 में आप देखो, आज उन चीजों को भुला दिया गया। 100 दिन का टाइम तो उन्होंने काला धन वापस लाने का भी दिया था। 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने 100 दिन का नाम लिया था कि काला धन विदेशों से वापस ले आएंगे। आज 12 साल होगी। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज 12 साल होगी। मेट्रो सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, गंगा की सफाई कराएंगे, 15-15 लाख खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज एक भी वायदा उनके पास नहीं है। आज जब भी कोई चुनाव आता है तो ये जिक्र करेंगे भारत पाकिस्तान का, हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का, जाति पाति का। आज इनके पास एक ही चीज है। आज देश में जितने भी मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं वंदे मातरम, भारत तिरंगा यात्रा निकालकर उन मुद्दों को खत्म किया जा रहा है। और इस प्रकार से भाजपा करती मनरेगा जो संक्रमण को काल पार्टी से करती रही है, हमने वो किया हुआ है, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, संशोधन आप ये देखो ना, हरियाणा सरकार के ऊपर कितना कर्जा है, कर्जे के नीचे हरियाणा सरकार दबी हुई है। जो हरियाणा सरकार पहले 90% फंडिंग केंद्र की सरकार करती थी, 10% स्टेट की सरकार के पास था। जो 10% फंडिंग नहीं कर पा रही थी हरियाणा सरकार, वो आज 40% फंडिंग कहां से कर देगी? दूसरा, आप 2024 का आंकड़ा मैंने आपको बताया, 8 लाख लोगों ने पंजीकरण किया था, उनमें से केवल 2100 लोगों को बीजेपी रोजगार दे पाई मनरेगा के तहत। तो आज अब इन्हें सुधार कहां कर दिया? ये तो इसको कहीं ना कहीं खत्म करने की एक साजिश है। इसको तरीके से बीजेपी हर चीज को खत्म करती है। जैसे अग्निवीर ले आए, फौजियों का भविष्य खत्म कर दिया, 4 साल के ऊपर लेके छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे इनकी एक सोच है कि हर चीज को धीरे धीरे खत्म किया जाए। एकदम से करेंगे तो लोगों में कहीं ऐसा ना हो कि लोग भड़क जाए। मोस्टली तो हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार है, कांग्रेस को आपत्ति कहाँ है? मतलब हमारी सरकार को तो दे नहीं, आपत्ति तो इस बात की है ना, आप पीछे भी तो नहीं दे पा रहे थे। आप अगर मनरेगा का आज तक का रिकॉर्ड देखोगे, कांग्रेस सरकार का 2006 से लेकर 2014 तक का तकरीबन 90 से 95% कांग्रेस ने मनरेगा के तहत लोगों को काम दिया है। और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखोगे, पूरे देश का बता रहा हूं आपको, मात्र 48% है। तो जब ये उस टाइम 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाए, तो आज 125 दिन का कहां से देंगे? जिसमें तो सेंटर सरकार फंडिंग करती थी 90%, केंद्र सरकार देती थी, आज तो इन्होंने वो भी घटाकर 60% कर दी। तो ये तो कहीं ना कहीं कुठाराघात है गरीब परिवारों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, और ये बहुत बड़ी साजिश है इसको खत्म करने की।